के 11वें सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं, जो 31 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान हम 35 बेड के जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोकमत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। मैं सभा की कार्रवाई को पूर्ण करने में सभापति तालिका के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, विभिन्न दलों के नेताओं, माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए अत्यधिक आभारी हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर जिस तरीके की गरिमा रहनी चाहिए और जो आपका आचरण व्यवहार है वह संसद के लिए, देश के लिए हितकारी नहीं है। सदन की उच्च कोटि की मर्यादा रही है, लेकिन आपका आचरण व्यवहार ठीक नहीं रहा है। सदन चर्चा संवाद के लिए मैं हर विषय पर चर्चा संवाद कराना चाहता हूं। आप बेल में आ रहे हैं, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस तरीके से सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। आप हमेशा, मैंने आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया है, देर रात तक सदन चला है, लेकिन ये आपका व्यवहार ये सदन के लिए और देश की लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए उचित नहीं है। मैं सभा को प्रदान की गई समर्पित त्वरित सेवाओं के लिए लोकसभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों कर्मचारियों को सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबंधित एजेंसियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यगण, ये सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का सदन रहा है। आप किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई को व्यवधान करते हैं, बाधित करते हैं, नियोजित तरीके से बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैं अब माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो वंदे मातरम की धुन के लिए अपने स्थान पर खड़े हों।
सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। So, as we see on our screens, just a few minutes after starting, both houses being adjourned. My colleague Pallavi with us. Pallavi, very much in step with the proceedings. All right, Pallavi, if I could request you to just stay with us. Our colleague Arunima is also connected with us. Arunima, multiple experts, multiple op-ed writers have described this past session as a washout. How would you describe the sentiment within the parliament? Do parliamentarians agree? Well, it would have been a washout if it was adjourned sine die a week earlier. But in the last week or so, some legislative business did happen. Bills like biodiversity, coastal and also forest have been brought, some introduced, some passed. The Jammu and Kashmir appropriation bill, which needed consolidated funds sanction, that was passed as well. All of this happened without any debate, without any discussion. Even the budget was passed amidst din. Nirmala Sitharaman, the finance minister herself, expressed her unhappiness over the way budget was passed, but former finance minister and Congress leader P. Chidambaram actually took on her and her party for not allowing discussion to happen. So I think when the number of hours that the Lok Sabha worked and the number of hours that the Rajya Sabha worked, those numbers are brought out. Speaker announced some detailed statement expected shortly. It will show some work has happened, but if you go by the public perception, they will treat this as complete waste of public money. We are in a year where we are running up to the next general election. A lot of local issues have arisen. MPs wanted to raise those issues in the 0 hour in the calling attention motion, but they were not allowed to do so. So overall, what the parliamentarians are expected to do, I don't think they have managed. And for this, both sides blame each other. Opposition says murder of democracy by BJP and Treasury. BJP says the Congress did not want the House to function because they treat one family, one person over and above the Constitution, a reference to the Gandhis. Okay, Arunima, just stay with us. Let's go over to Pallavi Ghosh, who is also with us right now. Pallavi, you were talking to us a little while earlier and pointing out that one silver lining might be the kind of opposition unity we've finally seen towards the end of this session. I do want to ask you, what now? When it comes to the opposition unity question, what are the key parties' plans? The Congress, the Aam Aadmi Party, the TMC, how are we going to see them proceeding? Well, I mean, you know, that's why I've been saying the real challenge is that how will this unity which we saw inside the House prevail? Just to give you quick examples. Now, for example, if I'm talking about Karnataka elections which are coming up, there are few seats and some areas where the Aam Aadmi Party wants to contest, or at least they'll go and campaign. Now, when they go and campaign there, Congress sees them as a B team of the BJP, saying that they are coming here and the only votes they cut is our votes. So that's where the enmity or differences starts beginning. Similar is the case in West Bengal. I mean, Adhir Ranjan Chaudhary has been critical of Mamata Banerjee and what he calls a mishandling of the Ram Navami celebrations as well. He goes back to Murshidabad, which is his constituency, but you know, he cannot be seen as a side of the TMC there because that endangers his constituency future. So therefore, he will be forced to take on Mamata Banerjee, which the TMC certainly is not going to see very kindly, because the TMC is going to say that, look, we defended all of you because we felt that Rahul Gandhi's disqualification was wrong, and therefore what's the point of talking about opposition unity? So on the ground level, state level, region level, the differences of political compulsions is what may have a strain on this entire idea of opposition unity, and history has shown in recent times the unity you see inside parliament is often not replicated outside once the session is over.